24 घंटे तक तो मैं सदमे में था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं इस सिचुएशन में। ये पीछे लगी हुई तस्वीरें देख रहे हैं आप दीवार पे, ये उस समय की तस्वीर है जब मैं अपने परिवार के साथ पहलगांव गया था छुट्टियां मनाने। ऐसे ही देश से दूर दूर से लोग ये सोचकर कि कश्मीर अब बदल चुका है, छुट्टियां मनाने कश्मीर आए थे। पहलगांव सचमुच बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो उसकी खूबसूरती का आनंद ले रहे थे वहाँ पे अपने परिवार के साथ। तब तक बर्बर आतंकवादियों ने पूरे देश का दिल दहला दिया। ऐसी बर्बरता जिसके बारे में कोई टिप्पणी तो की ही नहीं जा सकती। कितने भी एडजेक्टिव्स मैं इस्तेमाल करूं, वो उस दर्द को कभी भी नहीं बता सकता जो दर्द उन लोगों ने झेला है जिनके ऊपर ये बीता है। क्या करें, लेकिन अब क्या करें। कुछ बातें जो मेरे समझ में आती है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, इस घटना ने कम से कम, वैसे तो पहले भी ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़े हुआ, पहले भी बहुत सारे दर्दनाक हादसे हुए, लेकिन अब कम से कम ये समझ लोगों को, सरकार को आनी चाहिए कि ये जो है ये एक बड़ा ही स्पेशल सिचुएशन है। कश्मीर को, या फिर यूँ कहें कि हमारे यहाँ जो इस्लामिक जो एक कट्टरवाद जो पनप रहा है, जो चल रहा है समाज में, इस समाज में और फल फूल रहा है, इसको डील करने के लिए आपको कुछ स्पेशल अलग से कुछ जो है वो इंतज़ाम करना पड़ेगा। आप कानून बनाइए, एक अलग कानून इसके लिए बनाइए, या पुलिस को, आर्मी को स्पेशल पावर्स दीजिए, जैसे भी कीजिए। लेकिन ये बात तो तय है कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक तरीके से इनको जो है वो इस स्थिति को हैंडल नहीं किया जा सकता है। ये एक पहली बात है जो मेरे दिमाग में आती है। दूसरी बात ये दिमाग में आती है कि भारत जो है एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में जो दिख रहा है आज, कोई भी आदमी 4 झंडे लेकर के झंडा और खड़ा हो जाता है दिल्ली के जंतर मंतर पे और सरकार को झुका देता है, सरकार उसके सामने हाथ जोड़ते हुए चली जाती है। ये जो है वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। दो लोग, चाहे वो कितने भी विद्वान हों, आप बैठ करके एक कमरे में कुर्सी पे बैठ करके आप देश चलाने की कोशिश करते हैं, आप पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं, कानून बनाने की कोशिश करने लगते हैं और सरकार उनके सामने झुक जाती है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसको बदलना ही पड़ेगा। मुझे याद है सरकार ने 370 हटाया, बड़ी खुशी की लहर थी। ऐसे ही नहीं उठाया, एक काफ़ी जो है वो एक डिमांड चारों तरफ से पूरे देश में उठने लग गया कि 370 हटाइए। अब आप आ गए हैं पावर में तो 370 हटाइए। 370 हटा, लोग काफ़ी खुश थे इस बात को लेकर के। तब तक पता नहीं सुप्रीम कोर्ट बीच में कहाँ से आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये सरकार के ऊपर लगातार दबाव डाल रहा है कि वहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, डेमोक्रेसी रिस्टोर करो। भाई सुप्रीम कोर्ट को क्या मतलब है कि आप डेमोक्रेसी रिस्टोर करो? ये तो एक गवर्नमेंट का फैसला है, वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ हैं सरकार इसका आकलन करेगी, वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इसका आकलन करेगी, वो इनपुट होगा उनका और उसके आधार पर सरकार फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट बीच में घुस करके
क्यों इलेक्शन करवाना चाहती थी? तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे एक संदेह के घेरे में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो बहुत ही संदिग्ध है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर किया जाए। संदिग्ध भूमिका है। और मैं इसको जोड़ता हूँ, जो 14 करोड़ रुपया कैश एक जज के घर से मिला, उससे इसको जोड़ करके देखिए और पता लगाइए कि वो कैश मनी जो है उसमें किसका किसका जो हिस्सा था, ये पैसा कहाँ से आया, कौन इसकी फंडिंग कर रहा था, ये इतना कैश मनी कहाँ से आया और इसमें हिस्सा किसका किसका था, और क्यों सुप्रीम कोर्ट उस जज को बचाने में लगी हुई है। सरकार क्यों नहीं उस जज के पीछे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो पैसा कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है, और उस पैसे में जो है किसको किसको बटा भी, किसने वो पैसा दिया सुप्रीम कोर्ट को सरकार को मजबूर करने के लिए कि आप वहाँ पे इलेक्शन कराइए। इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या हुआ, इलेक्शन होने के बाद जो है वहाँ पे क्या बदल गया, आप बताएं। वहाँ पे इंजीनियर राशिद नाम का डिजिग्नेटेड टेररिस्ट जो जेल में था, वो एमपी बन करके आज के डेट में पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। बैठ कर उससे आप, होता क्या है इससे जो है कश्मीर में जो वहाँ के जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, वहाँ के जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, वहाँ के जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको आप लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं कि इंजीनियर राशिद जैसा आदमी इलेक्शन जीत जाता है, एमपी बन जाता है, इंडिया के पार्लियामेंट में बैठ जाता है। आपने उसको लेजिटिमेसी पूरे जो आतंकवाद का और सेपरेटिज्म का और ये जो इस्लामिक जिहाद का जो प्रोसेस जो चल रहा है, उसको आपने लेजिटिमेट बना दिया है इंजीनियर राशिद को पार्लियामेंट में बिठा करके। अब उसको जो है वो बेल भी मिलता है, वो संसद के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको स्पेशल परमिशन दी जाती है। वो हवाई जहाज़ से आता है दिल्ली संसद के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये कोई मजाक चल रहा है क्या, ये देश चल रहा है या कोई मजाक चल रहा है? इस तरीके से आप देश का जो सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो देश का जो सीरियस सिक्योरिटी का इशू है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको इस तरीके से डील किया जाएगा। समझ में नहीं आता है ये बात। आप हर जगह जो है पाकिस्तान को ब्लेम कर, कश्मीर में जो भी हुआ उसमें पाकिस्तानी आए थे, मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसमें बांग्लादेशी आए थे, उन्होंने ये प्रॉब्लम किया। अरे कोई भी पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या कहीं का कोई आतंकवादी हो, वो जब तक उसको लॉजिस्टिक लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो कैसे आ करके यहाँ पे कोई भी इस तरह का कुकृत्य कर चला जा सकता है। तो हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई बांग्लादेश से भी नहीं है, वो अलग मसला है, उसके बारे में ठीक है सोचेंगे क्या करना है वहाँ पे जो है। लेकिन ये जो लोग हैं जो हिंदुस्तान में बैठ करके और ये इस तरह की जो है वो प्लानिंग करते हैं, इस प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उस प्लानिंग में लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इस प्लानिंग में जो मॉरल सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, इनका जो है, इनको कब पकड़ेगी पुलिस, इनको कब जो है वो सज़ा मिलेगी और कैसे सज़ा मिलेगी? जब तक आप कानून, इस तरीके के कानून नहीं बनाएंगे। एक आपके पास सेडिशन लॉ था, उस सेडिशन लॉ को भी आपने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उसको अबॉलिश कर दिया। तो अभी आपके पास कोई हथियार नहीं बचा है जिससे कि आप इस तरह के लोगों को, जो लोग देश के खिलाफ बैठ करके और प्लॉटिंग कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो है वो देश की सिक्योरिटी, देश में एक इंटरनल स्ट्राइफ क्रिएट करना चाहते हैं, एक सिविल वॉर क्रिएट करना चाहते हैं, देश में एक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। देश के लोग, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के लोग, ऐसे लोगों को साथ उनके साथ डील करने के लिए
आपके पास आज क्या एक अस्त्र शस्त्र है, आपके पास क्या कानून है, आपके पास कुछ भी नहीं। आप निहत्थे हो जाते हैं। और वो लोग जो है वो अपना दुहाई, अपने जहाँ भी आप सख्ती करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी दुहाई लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट उनको जो है रिलीफ दे देता है, क्योंकि हम लोग एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। ये एक तमाशा से कम नहीं है। आप इस बात को इग्नोर करते हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग था, अभी जब वक्फ पे जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी, तो ये कह रहे हैं कि भाई उनका तो हिस्टोरिकल राइट है। हिस्टोरिकल राइट, इमेजिन, आप हिस्ट्री सिखा रहे हैं, हमें हिस्ट्री सिखा रहे हैं। आपकी जो है 1200-1300-1400 साल की हिस्ट्री है, मेरी 10,000 साल की हिस्ट्री है, आप मुझे हिस्ट्री बता रहे हैं। तो ये जो 1,000 साल से जो इस्लामिक आक्रमण इस देश के ऊपर हो रहा है, इस हिस्ट्री का आप क्या करेंगे? आपने कभी सोचा है? इस हिस्ट्री को कैसे बदलेंगे? और ये आक्रमण रुका नहीं है। इस्लामिक आक्रमण आया, लूटा खसोटा, सब तरह का कुकृत्य यहाँ पे हुआ। उसके बाद ठीक है, अभी जो है उनका शासन नहीं है, अभी आप डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए, लेकिन बैक डोर से उनकी संपत्ति की रक्षा सरकार कर रही है वक्फ बना करके। और जो उसी मानसिकता के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उस मानसिकता के लोग यहाँ रह रहे हैं जो कि अपने आप को बाबर की औलाद बताते हैं, जो कि अपने आप को चंगेज खान की अब औलाद बताते हैं, और जिन्हें बड़ा गर्व है कि गौरी ने आकर के लूटा और यहाँ पे इस्लाम की स्थापना हुई और इस्लाम आया, इस धरती पे इस्लाम आया, और वो लोग उसको फ़ख्र के साथ उनका नाम लेते हैं, अपने बच्चों का नाम उनके नाम पे रख देते हैं। सोचिए, कोई भी हिंदू, रावण हिंदू था और ब्राह्मण था शायद, पता नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू परिवार अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। लेकिन इन आक्रमणकारियों के नाम पे ये लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। ये जो मानसिकता जो चल रही है, ये जो ऐतिहासिक जो हमारी लड़ाई जो चल रही है कंटिन्यूअस 1,000 साल से, इस्लामी आतंकियों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कैसे ख़त्म होगी? इसके लिए आप जो नॉर्मल लॉज है, जो ब्रिटिशर्स ने जो लॉ वो बनाया और वो लॉ बना के चले गए, कुछ इस देश को सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बना करके चले गए, और आप उससे तो नहीं हो सकता। ये साफ दिख रहा है कि उससे नहीं हो सकता है। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल प्रोविज़न करना पड़ेगा। आप जब कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर के किसी एक घर में एक आतंकवादी छिप जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन जो है वो गोलीबारी, उधर से फायरिंग हो रही है, इधर से फायरिंग हो रही है। उसमें हमारे जो है जवान हैं, बेवजह उनकी जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो डेमोक्रेटिक और माइंडसेट जो है वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट जो है वो सिविलियन इंजरी ना हो पाए, ये आपके लिए टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। अरे यार, हद है। जिस घर में छुपा है उस घर को उड़ा दो। उस घर में 10 बूढ़े होंगे, 10 बच्चे होंगे, 10 महिलाएं होंगी, कोलैटरल डैमेज है, उड़ा दो उसको। अगर किसी गांव में आतंकवादी छिपे हुए हैं, उड़ा दो पूरा गांव। बाकी जो लोग मरते हैं वो कोलैटरल डैमेज है। कोलैटरल डैमेज तो होता रहता है, हिस्टोरिकली कोलैटरल डैमेज होता रहा है। 2 शहंशाह लड़ते हैं और लाखों की जान चली जाती है, तो ये कोलैटरल डैमेज तो होता आया है। होने दो कोलैटरल डैमेज। क्यों कोलैटरल डैमेज की इतनी चिंता कर रहे हैं आप? वहाँ पे मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुआ,
पहुंच गई वहाँ पे, आपकी जो है वो सशस्त्र बल वहाँ पहुंच गए, केंद्रीय सशस्त्र बल, और उन्होंने शांति कायम कर दिया। बहुत खुश हैं आप? शांति कायम हुई? शांति कायम हुई? मुर्शिदाबाद में जितने हिंदुओं ने पलायन किया, क्या वापस मुर्शिदाबाद में रहने की स्थिति उनकी बनी है? क्या वो लौट करके आए? मुर्शिदाबाद तो छोड़िए, यह हाल की घटना है। बंगाल के इलेक्शंस में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, उनके घर जला दिए गए। एक पॉलिटिकल एफिलिएशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री आप कहते हैं ना अपने आप को, हर आदमी स्वतंत्र है अपना अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन के लिए, लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी का है, इसके लिए उसका घर जला दिया गया, उसकी औरतों को रेप कर दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, और वो लोग आज की तारीख में भी वो विस्थापित हैं, वो लौट करके अपने घर नहीं आ पाए, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो लौट करके वो वापस घर जा कर के अपने रहें। ये बंगाल के जो बांग्लादेश से बॉर्डरिंग जो एरिया है, वहाँ की घटना है, आप सभी जानते होंगे यहाँ पे। तो आप क्या कर पा रहे हैं कश्मीर में? आप एक कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में सेटल नहीं करा पाए। कश्मीरी पंडित की जो प्रॉपर्टी वहाँ पे छीन ली गई थी, उसको आप जो है वो नहीं उसको वापस दिला पाए। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसका जबरन आपने ट्रांसफ़र कर दिया, और ऑफिस में घुस करके टेररिस्टों ने उसको गोली मार दिया। कुछ तो नहीं कर पाए आप। और ये 370 हटने के बाद की घटना है, मैं ये बता रहा हूँ। तो सारा तो वही कुछ, ये खेल चल रहा है। ये एक इस देश में एक इस्लामिक, एक आतंकवाद का, एक रिलीजियस वॉर चल रहा है, जिसमें कि ये जो इस्लामिस्ट लोग हैं, अब इनको आप इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं या पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं या सभी इस्लामिस्ट ऐसे ही होते हैं। तो कोई तो इन विरोध में बोलता नहीं है इनके जो है। अब ये लोग जो है ये 1000 साल से अपना एजेंडा चला रहे हैं, और उनका एजेंडा है कि ये धरती, इस भूमि को, इस लैंड को ग्रैब कर लेना है, इस पूरे के पूरे लैंड को ग्रैब कर लेना है, और इसको जो है वो इस्लामिक राष्ट्र में बदल देना है। ये उनका एजेंडा है। यहाँ पे जितने भी निवासी हैं, इस भूमि के जितने भी निवासी हैं, या तो उनको मुसलमान बना देना है या उनको मार डालना है। ये उनका एजेंडा है। अब आप ये बताएं कि आप इस एजेंडे को, आप ये एजेंडा को बोलने में आपको शर्म क्यों आती है? आप इस एजेंडे को समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी, और आप शर्माते हैं ये बोलने में कि ऐसा एजेंडा एक चल रहा है यहाँ पे। और ये एजेंडा ही है जिसमें वो आतंकवादी, आप उनको आतंकवादी कहो या जो कहो, मैं उनको आतंकवादी भी नहीं कहता। ये उनका एजेंडा का पार्ट है। वो आते हैं और वो यहाँ पे आकर के वो हिंदुओं को भून देते हैं गोलियों से। और ये तो हर जगह हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, या मुर्शिदाबाद में हो रहा है, या केरल में हो रहा है, अब तमिलनाडु में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ समय पहले तक हो रहा था, राजस्थान में अभी हो रहा था कुछ दिनों तक पहले तक। तो आप तो ये तो इनका एजेंडा का एक हिस्सा है जो हर जगह हो रहा है, और उनका एक ही उद्देश्य है कि इन सारी गतिविधियों का, कि यहाँ पे जो है हिंदुओं को डराया जाए, ताकि हिंदू जो है वो या तो डर करके वो बदल लें, अपना धर्म बदल लें, या फिर नहीं तो ये हमारा सब्जुगेशन, हमारी अथॉरिटी को स्वीकार करें। यही पर्पस है उनका, और इसी पर्पस से ये सारे काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप जाकर के बैठ के उसका अननेसेसरी विश्लेषण करते रहें कि कौन लोग थे, और नाम पूछा कि नहीं पूछा, कि क्या किया। ये सब तो अननेसेसरी विश्लेषण है। सवाल ये है कि आप
ये जो समस्या है इसको तो आप एक जो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जो एक इस्लाम की जो एक जो एजेंडा है जिसमें कि वो लोग इस धर्म, ये उनका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसमें कि वो यहाँ इस धरती को ग्रैब करना चाहते हैं, इस लैंड को ग्रैब करना चाहते हैं और इस पे जो है एक इस्लामिक कैलिफेट ये लोग बनाना चाहते हैं जो शरिया के मुताबिक चलेगा। इसमें बाधक कौन है? इसमें बाधक ये है कि इसमें यहाँ पे ये देश अभी भी बहुसंख्यक हिंदू रह गया है, यही उनकी सबसे बड़ी बाधा है। तो ये बहुसंख्यक हिंदू के साथ क्या करना है इनको डराओ, इनको धमकाओ, इनका धर्म बदलो और इनको सब्जुगेट करो, ये एजेंडा चल रहा है ताकि हम जो है वो जैसे हमारे मुग़ल जो आए थे, जो हमारे जो मुग़ल शासक आए थे और जिस तरीके से उन लोगों ने जो है यहाँ पे एक अपने जो है कैलिफेट इस्टेब्लिश किया और जिस तरीके से ये देश को उन लोगों ने उस पर शासन किया, ये हमारा फिर से इस्टेब्लिश करने की मंशा उनकी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो पहले तो ये बात, इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जब तक आप इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इस प्रॉब्लम को समझिए और तब जो है इसका हल क्या है, ये हल सोचिए। ये हल निश्चित तौर पे जो है वो जो चला आ रहा है, जो परंपरागत जो चला आ रहा है, जो डेमोक्रेटिक जो आपकी जो तरीका है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उससे ये सॉल्व नहीं होगा। इसमें ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी और तभी जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। रह गई बात पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे टुच्चे जो देश हैं, तो उनकी फ़िक्र मुझे ज़्यादा नहीं है। उनकी हालत ऐसे भी ख़राब है, वो भिखमंगे देश हैं और कुछ ही दिन में उनका वजूद जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे जो एक जिहादी मानसिकता है जो पनप रहा है, फल फूल रहा है और जिनको जो है वो हमारे लोगों के बीच से ही जिनको जो है सपोर्ट मिल रहा है। लोग अपने, ऐसा इतिहास में भी हुआ है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने निजी इमीडिएट जो कुछ गेन के लिए, लोग जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको पावर में आना है, कुछ पैसा चोरी करना है, कुछ कमाना है, तो इन लोगों को जो है वो इनका जो है वो प्रश्रय इनको हमेशा से मिला है, वो मिलता रहेगा। तो ऐसे लोग जो है वो हमारे यहाँ हमेशा रहेंगे जो कि इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं और इनको जो है मैं इस्लाम एपोलॉजिस्ट कहता हूँ। तो इस्लाम एपोलॉजिस्ट लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं यहाँ पे और वो लोग बोलते रहेंगे। मीडिया हमारी जो है वो भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, इस्लाम एपोलॉजिस्ट लोगों के हाथ में। तो इनकी बातों को बढ़ा चढ़ा करके फ्रंट पेज पे एक राहुल गांधी का स्टेटमेंट आएगा और पता चला है कि एक ट्वीट आएगा, स्टेटमेंट भी नहीं, और वो जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे जो है वो छप जाएगा। अरे क्या, क्यों छापना है उसको फ्रंट पेज पे भाई, मेरी समझ में नहीं आता। तो ये लोग जो है ये तो रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पे। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है ऐसे लोगों से डील करने की? सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी में पहला स्टेप ये है कि ये जो इस्लामिक जिहाद की जो 1000 साल की जो परंपरा चली आ रही है, जो प्रयास चला आ रहा है, इसको तो पहले पहचानिए। पहला स्टेप तो आपका यही रहेगा और जब आप उसको पहचानेंगे तो आपको खुद ब खुद रास्ता दिखने लगेगा कि कैसे इसको जो है डील करना है, किस तरीके से डील करना है। इसको हर लेवल पर डील करना पड़ेगा। आपको मिलिटरली डील करना पड़ेगा, आपको बाय फोर्स डील करना पड़ेगा, आपको आइडियोलॉजिकल लेवल पे डील करना पड़ेगा। तो हर लेवल पे, हर सोशल लेवल पे डील करना पड़ेगा। एक कन्वर्शंस हो रहे हैं तो इकोनॉमिक स्तर पे भी डील करना पड़ेगा। तो मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक इसके ऊपर करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी आपको डिवाइस करनी पड़ेगी।
जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, एक मिनिस्ट्री बना दी है ना, एक मिनिस्ट्री बना दी है जो कि ये इस इस्लामिक जिहाद के प्रॉब्लम को जो है टैकल करने के लिए ही एक अलग से कोई एक विंग बना दी है, एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दी है सरकार का जो ये करे। और जहाँ तक सवाल है कोर्ट्स का, कोर्ट्स ठीक है, इधर हाल फिलहाल में जो है कोर्ट हमारा, हम हमेशा कोर्ट्स के ऊपर जो है बहुत भरोसा करते आए हैं, और कुछ भी हो, कोर्ट चाहे जितना भी बुरा हो, अच्छा नहीं चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हर भारत का नागरिक जो है अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कोर्ट ही पहुंचता आया है, और देर सवेर उसको अपना न्याय मिल भी जाता है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कोर्ट के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविज़्म जो हो रहा है, कोर्ट के अंदर कुछ जो है वो सेकुलर और यूँ कहे कि इस्लामिक एक्टिविज़्म जो दिखाई पड़ रहा है, इसको भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है या यहाँ भी कुछ जो है वो लालच है, कोई विवशता है। दो ही कारण से आदमी इस तरह की हरकतें कर सकता है, या तो वो लालच में करेगा या कोई विवश होगा तो करेगा। और ये जो 14 करोड़ का कैश जो मिला है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इस कैश, इसको जो है इन्वेस्टिगेट कराइए। आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करा रहे? कौन रोकता? आप एक ईडी को बोलिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, भाड़ में जाए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है नहीं बोलता है। आप ईडी को लगाइए, भाई इन्वेस्टिगेट करेगा, और देखिए पूरा कोर्ट का जो कच्चा चिट्ठा है वो खुल जाएगा, सामने आ जाएगा। तो कुछ तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी आपको, एक स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, एक प्लान करना पड़ेगा, तभी ये जो मेनस है, एक ये इस्लामिक आतंकवाद हमारे यहाँ एक मेनस बन गया है, और ये जो है हमारे देश की न केवल प्रगति में बाधक बन रहा है, बल्कि आम लोगों का जीना हराम हो गया है। इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। इसके ऊपर आप चादर डाल करके, ढक करके आप कब तक सो सकते हैं? इसको, मेरा दिल दहल गया है। मैं उसी जगह पे था कुछ साल पहले जहाँ ये घटना हुई है, पहलगांव में, और सोच करके जो है मेरी नींद उड़ गई है कि मैं कैसे जिंदा वापस आ गया। तो दोस्तों, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और इस समस्या का समाधान ढूंढिए कि कैसे कैसे एक नई एक स्ट्रैटेजी बनाइए। इस जो एक इस्लामिक सोच है, एक देखिए रिडिकुलस एक जो सोच है कि हम किसी का लैंड हथिया लेंगे, किसी की पूरी सोसाइटी को बदल देंगे, किसी की पूरी संस्कार सभ्यता को बदल देंगे, या उसको सबजुगेट कर देंगे, उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी कायम कर लेंगे। ये जो है ये हुआ होगा ओटोमन अम्पायर के ज़माने में, कैसे हुआ, क्यों हुआ पता नहीं, हिस्टोरियंस बताएंगे। अब नहीं हो सकता, ये अब नहीं हो सकता। लेकिन ये जो है ये एक न्यूसेंस वैल्यू जो बना हुआ है, इसको तो बहुत ही कठोरता के साथ, बहुत ही कठोरता के साथ इसको जो है दबाना पड़ेगा, इसको क्रश करना पड़ेगा। यही मेरा मैसेज है पूरी जनता से और सरकार से। धन्यवाद।